प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग टेरिडोफाइटा के सामान्य लक्षणों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 3 वीडियो शेयर किए थे आपको, जिसमें टेरिडोफाइटा के सामान्य लक्षणों के बारे में जानकारी दी थी। थोड़ा सा मैं बता दूं कि टेरिडोफाइटा जो होते हैं उसमें उसके जीवन चक्र में 2 पीढ़ियाँ मुख्य रूप से पाई जाती है, जनरेशन जिसको हम बोलते हैं। एक होती है बीजाणुद्भिद पीढ़ी और एक होती है युग्मकोद्भिद पीढ़ी। इंग्लिश में हम लोग उसे स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक जनरेशन के नाम से जानते हैं। तो स्पोरोफिटिक जो पीढ़ी या जो बीजाणुद्भिद पीढ़ी होती है वो जड़ तना पत्ती में विभेदित होती है। जड़ तना और पत्ती के क्या लक्षण होते हैं, बीजाणु धानियाँ किस प्रकार की पाई जाती है, और स्पोरोफिटिक पीढ़ी या जो बीजाणुद्भिद जो पीढ़ी होती है उसका मुख्य जो टारगेट होता है वो होता है बीजाणुओं का निर्माण करना। तो आज हम बीजाणुद्भिद पीढ़ी के बाद जो नेक्स्ट पीढ़ी आती है, जिसे हम युग्मकोद्भिद पीढ़ी कहते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो एक एक पॉइंट लेकर इसका अध्ययन करते हैं। सामान्यतः जो स्पोरोफाइट पीढ़ी होती है उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, और स्पोर का निर्माण एक विशेष प्रकार की संरचना जिसे हम स्पोरेंजियम कहते हैं उसके अंदर होता है। और स्पोरेंजियम टेरिडोफाइटा के अंदर अलग अलग प्रकार की संरचनाओं में पाए जाते हैं, जिसके बारे में मैं पहले जानकारी आपको दे चुका हूँ। तो सबसे पहले जो स्पोर होते हैं, स्पोरोफिटिक पीढ़ी या बीजाणुद्भिद पीढ़ी जो है उसका मुख्य उद्देश्य होता है ये युग्मकोद पीढ़ी की मात्र कोशिका के रूप में कार्य करता है। मतलब जब स्पोर का निर्माण होगा तो स्पोर के जर्मिनेशन होने के बाद जो नेक्स्ट पीढ़ी होती है जिसको हम युग्मकोद्भिद पीढ़ी कहते हैं उसका निर्माण होगा। तो यहाँ मैंने लिख रखा है जब स्पोर जर्मिनेट होंगे यानी स्पोर में जब अंकुरण होगा तब युग्मकोद्भिद पीढ़ी का निर्माण होगा, या युग्मकोद्भिद पीढ़ी टेरिडोफाइटा में युग्मकोद्भिद प्रोथेलस के से अपन कह सकते हैं इंगित होती है। यानी जब स्पोर जर्मिनेट होंगे तो युग्मकोद्भिद प्रोथेलस का निर्माण होता है। ये प्रोथेलस किस प्रकार का होता है, इसके अभी एक डायग्राम से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। अब जैसा कि मैंने पहले बताया था कि टेरिडोफाइटा में 2 प्रकार के जनरा या जीनस पाए जाते हैं। कुछ ऐसे टेरिडोफाइटा होते हैं जिसके सभी बीजाणु समान आकार के होते हैं, उसे हम होमोस्पोरस टेरिडोफाइटा कहते हैं। और कुछ ऐसे टेरिडोफाइटा होते हैं जिसके बीजाणु अलग अलग आकार के होते हैं, जिसे हम हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइटा कहते हैं। तो ऐसे बीजाणुद्भिद जो सम बीजाणुद्भिद होते हैं या होमोस्पोरस होते हैं, या मैंने लिख रखा होमोस्पोरस यानी सभी जिसके बीजाणु समान आकार के होते हैं, उन जनरा के अंदर या उन जीनस के अंदर आप एग्जाम्पल जान सकते हो। जैसे लाइकोपोडियम एक होमोस्पोरस है, सम बीजाणुद्भिद जिसमें सभी बीजाणु समान आकार के होते हैं। तो उनके अंदर जब स्पोर जर्मिनेट होते हैं, जब उनमें प्रोथेलस का निर्माण होगा तो उनका प्रोथेलस सिंपल यानी सरल, ग्रीन यानी हरा, हार्ट शेप हृदयाकार, और ब्रांच यानी साकित होता है। ये सामान्य प्रकार का जिसको हम लोग बोलते हैं कि प्रोथेलस है वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें भी विविधता देखने को मिल सकती है। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल बताया कि जो लाइकोपोडियम है वो होमोस्पोरस टेरिडोफाइटा होता है, यानी सम बीजाणुद्भिद। तो जो लाइकोपोडियम होता है, वापस लिख लेता हूँ, लाइकोपोडियम ये एक ऐसा टेरिडोफाइटा है जो सम बीजाणु टेरिडोफाइटा है। तो इसकी 3 जातियां यहाँ पे मैंने लिख रखी है, लाइकोपोडियम सरनम, लाइकोपोडियम क्लेवेटम और लाइकोपोडियम फ्लेगमेरिया। इन तीनों के अंदर जो प्रोथेलस होगा, युग्मकोद्भिद प्रोथेलस होगा, वो अलग अलग होगा। लाइकोपोडियम सरनम जो है उसमें स्मॉल, छोटा, अनडिफ्रेंशिएटेड यानी जिसको हम बोलते हैं अविभेदित कह सकते हैं या अस्पष्ट कह सकते हैं, बट ऑटोट्रोपिक यानी वो स्वयंपोषी होगा। जो क्लेवेटम स्पीसीज है दूसरी, उसका जो गैमेटोफाइट होगा वो ट्यूबेरस होगा। ट्यूबेरस का मतलब हो गया आपके जैसे आलू की जो संरचना होती है, कंदील जिसको अपन बोलते हैं, उस टाइप का होगा। अंडरग्राउंड यानी भूमिगत, सेप्रोफिटिक यानी मृतोपजीवी, और ब्राउन, येलो और कलरलेस हो सकता है। और इसी प्रकार जो तीसरी स्पीसीज है लाइकोपोडियम की, लाइकोपोडियम फ्लेगमेरिया, इसके अंदर सिम्बायोटिक प्रकार का यानी सहजीवी प्रकार का, क्योंकि कवक तंतु इनकी कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं। तो सामान्य रूप से तो हमने कैसा देखा, सामान्य रूप से प्रोथेलस कैसा था, सिंपल, ग्रीन और हार्ट शेप एंड ब्रांच शेप। लेकिन अन्य प्रकार की संरचनाएं भी आपको इसमें देखने को मिल सकती हैं। आप ये देख सकते हैं कि जब स्पोर का जर्मिनेशन होगा, स्पोर बीजाणुद्भिद पीढ़ी की अंतिम अवस्था होती है, अंतिम टारगेट होता है। जैसे ही स्पोर जमीन पर गिरेगा उसमें जर्मिनेशन होगा, और इस प्रकार जैसा मैंने दिखा रखा है प्रोथेलस, आप देख सकते हैं कि हार्ट शेप का है, सामान्य रूप से ग्रीन टाइप का आपको दिखाई दे रहा है। और स्पोरोफाइट जो है यंग, जब इसमें जर्मिनेशन होता है तब मतलब जैसे इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेंगे तब स्पोरोफाइट का निर्माण इससे होगा। तो एक सामान्यतः प्रोथेलस का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में हमने अध्ययन किया। अब आप देखेंगे कि जो प्रोथेलस होता है यानी जो युग्मकोद्भिद होगा वो सम बीजाणु जातियों में सामान्यतः मोनोसियस या जिसे हम उभयलिंगाश्री कहते हैं। उभयलिंगाश्री का मतलब ये होता है कि ऐसा
प्रोथेलस जिसके ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी एंथ्रीडियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चिगोनियम दोनों का निर्माण एक ही प्रोथेलस पर हो। ये भी आपको ध्यान रखना है कि मोनोशियस और डाइशियस में क्या अंतर है। अच्छा, मोनोशियस जो होता है उसमें सामान्यतः उभयलिंगी प्रोथेलस जो होगा वो प्रोटोएंड्रस यानी जिसमें एंथ्रीडियम का निर्माण आर्चिगोनियम से पहले हो, या प्रोटोगाइनस यानी जिसमें आर्चिगोनियम का निर्माण एंथ्रीडियम से पहले हो। दोनों प्रकार की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी है, जैसे आप आगे पढ़ेंगे, टेरिस है, टेरिडियम है, ये ऐसे होमोस्पर्स टेरिडोफाइटा होते हैं जो जिनमें जो कंडीशन होती है वो डाइशियस होती है। डाइशियस का मतलब क्या हुआ कि जिसमें एक प्रोथेलस पे एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का निर्माण हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोथेलस होता है वो मोनोशियस हो सकता है, उभयलिंगाश्री हो सकता है, या एक लिंगाश्री हो सकता है। अब नेक्स्ट आप देखेंगे कि जो विषम बीजाणु टेरिडोफाइटा होते हैं, उन विषम बीजाणु टेरिडोफाइटा में जो मेगा विषम बीजाणु टेरिडोफाइटा का मतलब क्या हुआ कि उनकी बीजाणुधानी में जो बीजाणु होते हैं वो अलग अलग आकार के होते हैं। बड़े आकार के बीजाणुओं को हम लोग मेगास्पोर कहते हैं, और छोटे आकार के जो बीजाणु होते हैं उन्हें हम माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु कहते हैं। जबकि होमोस्पोरस के अंदर सभी बीजाणु समान आकार के होते हैं। तो होमोस्पोरस का बीजाणु जब अंकुरित होता है तो सामान्यतः उभयलिंगाश्री प्रोथेलस का निर्माण करता है। हेटेरोस्पोरस में जो मेगास्पोर होंगे वो जर्मिनेट होकर फीमेल प्रोथेलस का निर्माण करेंगे। फीमेल प्रोथेलस का मतलब जब युग्मोकोद्भिद बनेगा तो उस युग्मोकोद्भिद पे सिर्फ आर्चिगोनियम या स्त्रीधानी ही बने लगेगी। और माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होते हैं तो मेल प्रोथेलस का निर्माण होगा, मतलब उसके ऊपर सिर्फ एंथ्रीडियम का निर्माण होगा। तो ये जो बेसिक अंतर है ये आपको ध्यान रखना है। ये कंडीशन ब्रायोफाइटा में आपको देखने को नहीं मिलेगी, ये सिर्फ टेरिडोफाइटा में देखने को मिलेगी। अब आप देखेंगे कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से, मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव, मे बी एम्बेडेड इन द थैलस लाइक लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, इक्विसिटम और प्रोजेक्टेड। मतलब जब प्रोथेलस का निर्माण होगा तो प्रोथेलस के ऊपर चाहे वो एक लिंगाश्री है चाहे वो उभयलिंगाश्री है, लेकिन सामान्यतः रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो सकता है कि प्रोथेलस के ऊपर उभरे हुए हो। उभरे हुए का मतलब जो आपको दिखाई दे रहे हो जैसे साइलोटम और टेरिडियम में, या हो सकता है कि प्रोथेलस के अंदर धंसे हुए हो जिसको हम लोग एम्बेडेड कह रहे हैं यहाँ पे, जिसमें लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला और इक्विसिटम के अंदर आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगी। अब जो दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम, उनके अंदर क्या करैक्टर होते हैं कि जो भी पूंधानी या एंथ्रीडियम जो होता है उस एंथ्रीडियम के चारों ओर एक स्पष्ट जैकेट, एंथ्रीडियल जैकेट कहते हैं, वो पाई जाती है। और जो पूंधानी होती है वो हो सकता है कि सेसाइल हो या वृंतनुमा हो सकती है। एक सामान्य डायग्राम के रूप में अगर हम देखना चाहें तो एक एंथ्रीडियम का डायग्राम हमने बना रखा है, ये इसका वृंत कहलाता है, ये इसकी पूरी की पूरी संरचना बॉडी कहलाती है। इसके बाहर की तरफ जो आवरण है जिसको हम लोग जैकेट कहते हैं, और इसके अंदर जो सेल होती है जिसको हम एंथ्रोजॉइड सेल कहते हैं। यानी एंथ्रोजॉइड जो सेल होती है वो एंथ्रीडियम जो सेल होती है सॉरी वो एंथ्रोजॉइड, यानी एंथ्रोजॉइड का मतलब हो गया पुंगनुओं का निर्माण करने वाली कोशिकाएं। तो अल्टीमेटली जो एंथ्रीडियम का जो टारगेट होता है वो फॉर्मेशन ऑफ एंथ्रोजॉइड। एंथ्रोजॉइड को अगर आप देखना चाहेंगे तो आप एंथ्रोजॉइड को जब भी देखेंगे ये सामान्यतः एक कोशिकीय होते हैं, एक केंद्रिक होते हैं और सर्पिल रूप से कुंडलित होते हैं, स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं। सामान्यतः इसमें फ्लैजेला दो होते हैं। एक सामान्य संरचना अगर देखें तो ये एक एंथ्रोजॉइड का एक डायग्राम बना रखा है पुंगड़ों का, और इसमें दो फ्लैजेला दिखाई दिए। तो सामान्यतः जो कशाभिकाओं की संख्या कितनी होती है, दो। लेकिन आप देखेंगे कि साइलोटम और इक्विसिटम ये जो दो ऐसे जीनस है जिसके अंदर आपको जो पुंगड़ू है या जो एंथ्रोजॉइड है वो आपको कैसे दिखाई देंगे, मल्टीफ्लैजेलेट। अब जो दूसरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसको हम स्त्रीधानी कहते हैं, उसको मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित करते हैं, नेक और वेंटर। दो भागों में, नेक यानी ग्रीवा और वेंटर का मतलब हिंदी में इसको अंडदा के नाम से जानते हैं। सामान्यतः जो नेक होती है वो थैलस के ऊपर उभरी हुई होती है, और जो वेंटर होती है वो थैलस के अंदर एम्बेडेड होगी। आगे हम जैसे एक एक जीनस लेंगे उसके अंदर इसका डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, कैसी पोजीशन होती है, उसको सचित्र समझने का प्रयास करेंगे। सामान्यतः टेरिडोफाइटा के अंदर जो नेक के अंदर जो नेक कैनाल सेल होती है उसकी संख्या दो होती है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि जो ब्रायोफाइटा होती है उसमें सामान्यतः जो नेक कैनाल की संख्या 4 से लेके 6 तक होती है। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी आपको याद रखने हैं कि जैसे लाइकोपोडियम में हो सकता है कि नेक कैनाल सेल की संख्या 2 से अधिक हो, और टेरिडियम के अंदर नेक कैनाल की संख्या सिर्फ 1 होती है। दोनों जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उनका मुख्य काम होता है फर्टिलाइजेशन करना। तो फर्टिलाइजेशन से पूर्व नेक कैनाल सेल से एक श्लेष्मीय द्रव्य निकलता है जो पुंगनुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। आपको ये भी ध्यान रखना है ब्रायोफाइटा की तरह टेरिडोफाइटा में भी फर्टिलाइजेशन के लिए यानी निषेचन की प्रक्रिया के लिए जल है वो आवश्यक होता है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, अपन जानते हैं कि मेल जो एंथ्रोजॉइड है
पुमणु और एग अंड जिसको हम एग कहते हैं, दोनों के फ्यूजन से एक डिप्लॉइड संरचना का निर्माण होता है जिसे हम oospore कहते हैं या जिसको हमको जाइगोट भी कह सकते हैं। और जो जाइगोट होता है वो विभाजित होकर भ्रूण का निर्माण करता है और जो भ्रूण बनेगा वो पोलैरिटी यानी जिसको हम लोग ध्रुवता कहते हैं उस ध्रुवता को शो करेगा, जो कि ये एक प्रकार से टेरिडोफाइटा का मुख्य कैरेक्टर है। ध्रुवता का मतलब ये हुआ कि भ्रूण का जो प्रथम विभाजन होता है उसमें शीर्षस्थ भाग आपको अलग दिखाई देगा और आधारीय भाग आपको अलग दिखाई देगा। जैसे मान लो सपोज ये अपने जाइगोट बना दिया और इसमें ये प्रथम विभाजन हो गया, तो एक सेल ऊपर की तरफ है, एक सेल नीचे की तरफ है। तो ये जो पोल होगा इसको हम लोग बोलते हैं एपिकल पोल यानी शीर्षस्थ, और नीचे वाला जो पोल होगा इसको हम बोलते हैं बेसल पोल यानी आधारीय। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो एपिकल पोल होगा वो शूट एपेक्स और पत्तियों का निर्माण करता है और बेसल जो पोल होगा वो फूट और रूट का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार का विभेदन अगर भ्रूण के अंदर आपको दिखाई देता है तो उसको हम पोलैरिटी या ध्रुवता के नाम से जानते हैं। आपको यह भी ध्यान रखना है कि ध्रुवता के आधार पर भ्रूण है वो फिर दो प्रकार का होता है। एक होता है एक्सोस्कोपिक जिसको हम बहिर्मुखी भ्रूण कहते हैं। अब इसमें क्या होगा कि एक्सोस्कोपिक में शीर्षस्थ ध्रुव बाहर की तरफ होगा। बाहर की तरफ का मतलब क्या हुआ, सपोज जैसे ये आपने स्त्रीधानी बना दी और स्त्रीधानी के अंदर ये वेंटर कहलाएगी, ये नेक कहलाएगी। तो इसके अंदर जो ये भ्रूण है ये भ्रूण बन गया, इस भ्रूण के अंदर ये प्रथम विभाजन हो गया। तो आप देखेंगे कि एक कोशिका ऊपर की तरफ है और एक कोशिका नीचे की तरफ है। ये वाली सेल ऊपर की होगी और ये वाली सेल किस तरफ होगी, नीचे की तरफ होगी। तो शीर्षस्थ ध्रुव बाहर की ओर होता है यानी एपिकल जो होगा वो हमेशा बाहर की तरफ का मतलब क्या हुआ, ये एपिकल जो होगा, जैसे मान लो ये लिख दिया एपिकल सेल, ये एपिकल सेल कहाँ है, बाहर की तरफ, और ये होगी बेसल सेल, ये कहाँ होगी, नीचे की तरफ होगा। एक्सोस्कोपिक भ्रूण का मतलब जब एपिकल जो शीर्षस्थ ध्रुव है बाहर की ओर हो यानी स्त्रीधानी की ग्रीवा की ओर होता हो, जैसे साइलोटम के अंदर, इक्विसिटम के अंदर और ऑफियोग्लोसम के अंदर आपको इस प्रकार की संरचना देखने को मिलेगी। और अगर शीर्षस्थ ध्रुव स्त्रीधानी के आधार की ओर दिष्ट हो, एपिकल सेल अगर नीचे की तरफ हो, तो इस प्रकार के भ्रूण को हम बोलते हैं एंडोस्कोपिक या अंतर्मुखी भ्रूण। लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला और आइसोइटिस ये दो तीन है, जिसमें लाइकोपोडियम आपके होमोस्पोरस है और सिलेजिनेला और आइसोइटिस जो है वो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइटा के अंदर आते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो बहिर्मुखी है और अंतर्मुखी दोनों प्रकार के जो भ्रूण हैं उसमें जो जाइगोट का प्रथम विभाजन ट्रांसवर्स हो सकता है या ट्रांसवर्स होगा, परंतु लेप्टोस्पोरेंजिएट जो फर्न होते हैं, आपको मैंने पहले जानकारी दी थी कि दो प्रकार के डेवलपमेंट होता है बीजाणुधानी का, यूस्पोरेंजिएट और लेप्टोस्पोरेंजिएट। तो लेप्टोस्पोरेंजिएट जो फर्न होंगे उसमें निषिक्तांड का जो प्रथम विभाजन होता है वो हमेशा उदग्र होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। उदग्र का मतलब क्या हुआ, अगर विभाजन इस प्रकार से हो रहा है तो ट्रांसवर्स हो गया और इस प्रकार से विभाजन हो गया तो इसको बोलते हैं उदग्र या लॉन्गिट्यूडिनल। अब जितने भी जो टेरिडोफाइटा होते हैं आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें विषम रूपी हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। विषम रूपी पीढ़ी एकांतरण मतलब जो दोनों पीढ़ियाँ होगी गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, जिसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो मॉर्फोलॉजिकल रूप से, और उनके अंदर जो क्रोमोसोम है उसके आधार पर भी आप उसकी पहचान कर सकते हो। बीजाणुविद जो पौधे होते हैं उसमें बीजाणुजन्य ऊतकों के विभाजन से हैप्लॉइड कोशिकाएं बनती है और हैप्लॉइड कोशिकाएं जब अंकुरित होती है तब गैमेटोफाइट का निर्माण होता है, जिसके बारे में आपको जानकारी दे सकूँ। अब जो गैमेटोफाइट जो पीढ़ी होगी उसके ऊपर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेंगे, उसके ऊपर एंथ्रोजोइड और एग बनेगा, डिप्लॉइड oospore बनेगा और भ्रूण का निर्माण होगा, यानी ये जो अवस्था है ये कहलाएगी डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। तो अगर पीढ़ी एकांतरण को हम लोग देखना चाहें कि किस प्रकार इसकी लाइफ साइकिल पूरी होती है, आप ये सामान्य रूप से देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर ईजिली। आप ये देखें, ये अपने एक टेरिडोफाइटा लिया इक्विसिटम। अब इस इक्विसिटम के अंदर आप देखेंगे कि ये प्लांट है इक्विसिटम का, ये प्लांट जो है ये स्पोरोफाइट, ये जो लाइन खींची हुई है इस लाइन के ऊपर वाली अवस्था है ये स्पोरोफाइट अवस्था कहलाती है। लिख रखा है स्पोरोफिटिक जनरेशन जो कि द्विगुणित होती है, यहाँ लिख रखा है 2n। तो हमेशा टेरिडोफाइटा की जो मुख्य पादप पीढ़ी होती है वो स्पोरोफिटिक होती है और वो द्विगुणी होती है। अब इसमें जैसे ही वेजिटेटिव स्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा इसके ऊपर की तरफ ये देखो आप शंकु का निर्माण हुआ, यहाँ आपने स्ट्रोबिलस को दिखा रखा है। स्ट्रोबिलस जो है स्पोरेंजियोफोर के ऊपर लगते हैं, उसके अंदर बीजाणुधानी का निर्माण होगा और बीजाणुधानी के अंदर स्पोर मदर सेल पाई जाएगी। ये पूरी की पूरी संरचना आप ये देख सकते हैं, ये जो पूरी संरचना है, ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है ये आपको एक प्रकार की बीजाणुधानी के अंदर दिखाई दे रही है और सारे के सारे जो बीजाणु वो समान आकार के दिखाई। जैसे ही बीजाणुधानी को टूट कर बाहर निकलेंगे, मियोसिस हो जाएगा तो ये हैप्लॉइड हो जाएंगे। तो मियोसिस होने के बाद जो स्पोर होंगे वो अगुणित होंगे और ये जो स्पोर है ये यहाँ से आज अपने स्टडी शुरू की थी कि ये जो स्पोर है ये युग्मकोद्भिद पीढ़ी की मात्र कोशिका है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो पीढ़ी वो कौन सी है,
युग्मोकोद्भिद। अब इस स्पोर का जर्मिनेशन हुआ, जर्मिनेशन होने से आपको प्रोथेलस दिखाई दिया जो कि सामान्यतः हरा है, शाखित है, हार्ट शेप है। इस प्रोथेलस के ऊपर दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बने, एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो क्योंकि लाइक इक्विसिस्टम कैसा है, होमोस्पोरस है, तो दोनों प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसी पे बने, तो इसको अपन मोनोसियस या उभयलिंगाश्री कह सकते हैं। अब एंथ्रीडियम के अंदर आपके एंथेरोजोइड का निर्माण हो गया और आर्चिगोनियम के अंदर एग का निर्माण हो गया, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य है फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपके जाइगोट बन गया और जाइगोट जैसी बना, चूंकि जाइगोट कैसा हो गया, वापस डिप्लोड हो गया। इस जाइगोट से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो की जर्मिनेशन से वापस अपन कह सकते हैं कि ये जो इसका जो मेन प्लांट है या स्पोरोफाइट है उसका वापस निर्माण हो गया। तो एक सामान्यतः टेरिडोफाइटा की जो लाइफ साइकिल है उसको आप इस डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं। इसी प्रकार से जो हेटेरोस्पोरिक होता है, ये जो लाइफ साइकिल हमने पढ़ी ये थी होमोस्पोरस की। हेटेरोस्पोरिक में क्या होगा, आप देखेंगे कि जो स्पोरोफाइट है, यंग स्पोरोफाइट, इसके ऊपर स्पोरोफाइट बन गया, लेकिन इसके अंदर दोनों प्रकार के बीजाणुधानियाँ हैं वो अलग अलग बनी, क्योंकि विषम बीजाणु है। तो एक बीजाणु, जो छोटे बीजाणुओं का निर्माण कहाँ हुआ, लघु बीजाणुपर्ण, उसके ऊपर लघु बीजाणु धानियाँ, उसके अंदर लघु बीजाणु, और ये लघु बीजाणु अंकुरित करके मेल गैमेट का निर्माण करेंगे। और गुरु बीजाणुपर्ण, गुरु बीजाणु धानियाँ, और फिर अर्धसूत्री विभाजन से गुरु बीजाणु, जब गुरु बीजाणु अंकुरण हुए तो फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण हुआ। यानी ये एक लिंगाश्री जाति है, एक लिंगाश्री जो प्रोथेलस बनेगा। अब बाकी का प्रोसेस सेम है, एंथ्रीडियम का निर्माण इसके ऊपर हो गया, आर्चिगोनियम का फीमेल गैमेटोफाइट के हो गया, दोनों ने अपने अपने जो रिप्रोडक्टिव गैमिट है उसका निर्माण कर दिया। इन गैमिटों के फ्यूजन से वापस जाइगोट का निर्माण हो गया। तो थोड़ा सा लाइफ साइकिल के अंदर आपको ध्यान रखना है कि जो सम बीजाणु टेरिडोफाइटा है और विषम बीजाणु टेरिडोफाइटा है उनके जीवन चक्र में क्या अंतर है, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है। तो टेरिडोफाइटा के सामान्य लक्षण जो थे उसके बारे में हम लोग पूर्ण अध्ययन कर चुके हैं। आगे जो भी चैप्टर होगा उसके बारे में हम